हाँ जी, तो स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अपने चल रहा था राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। थोड़ा टाइम हो गया है और थोड़े से टाइम बाद वापस एक्टिव हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और अब कोशिश करेंगे कि अब जो है ना लगातार रहें, एक्टिव रहें और जो अपना अलग जो हमारी जो वीडियोज़ है वो आती रहे, मिलती रहे आपको। तो देखो हमारे चल रहा था अपने राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में अपने जो अंतिम शासक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था किसको? राव मालदेव को। राव मालदेव के बारे में वापस थोड़ी सी जानकारी देखें तो 1531 से 1562 तक उनका शासन काल रहता है। 1562 में उनकी डेथ हो जाती है और उनके जो पुत्र होते हैं, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है राम और फिर उदय सिंह, फिर चंद्रसेन, तो वो सबसे बड़े बेटे को राजा बनाते हैं नहीं और जो छोटा बेटा होता है राव चंद्रसेन उनको शासक बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब के कारण उन भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध भी शुरू हो जाते हैं, संघर्ष भी होता है उत्तराधिकार का। और बात करें तो मालदेव को उपाधियां भी दी हुई थी और उसकी जो उपाधियां थी वो क्या थी? उसे एक तो हिंदू बादशाह कहा जाता था और दूसरी उपाधि उसकी थी हसमत वाला शासक। और हसमत वाला शासक उसको क्यों कहा जाता था? वैभव पूर्ण शासक के बारे में। ठीक है, अब देखो उसके बारे में छोटी मोटी जो बातें हैं वो डिस्कस करें या फिर जो पिछले वीडियो है अपने वो देख सकते हो। बाकी उस पर तो क्या, जो शासक बना तब दो परगने थे, जो जोधपुर और सोजत पालीवाड़ा। सोजत में उसका क्या राज्याभिषेक हुआ था, पापा जो उसके थे राव गंगा, उसको मार करके वो क्या बना था? शासक बना था। कौन? राव मालदेव। मारवाड़ का पितरहंदा भी था। तो खूब सारी उसकी बातें हैं। जो जैसलमेर की जो राजकुमारी थी उमादेव, उसके साथ शादी की थी और वो जो भारमली दासी की वजह से वो रूठ करके चली गई थी और वापिस वो आजीवन नहीं आई थी और रूठी रानी के नाम से भी उमादेव को जाना जाता है। तो ये नॉर्मल सी जो जानकारियां है वो दे दी। और गिरी सुमेल का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो लड़ा था जैतारण पाली के मैदान में 1544 ईस्वी को। सामने था शेरशाह सूरी। ठीक है, और वो युद्ध बड़ी मुश्किल से जीते थे, इसलिए जो लास्ट में शेरशाह सूरी ने एक वाक्य भी कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये छोटी मोटी सी जो मालदेव के बारे में जो भी बातें थी वो शॉर्टकट में आपको बता दी। अब हम आज जैसा शासक को पढ़ेंगे, मारवाड़ के जो अगले राठौड़ वंश के शासक को पढ़ेंगे, वो है अपने राव चंद्रसेन। ठीक है, तो लगा देते हैं हेडिंग अपने आज के शासक की, और आज के शासक का नाम है राव चंद्रसेन। ठीक है, राव चंद्रसेन। सबसे पहले अपने वैशिष्ट्य, सबसे पहले तो अपने क्या होता है? शासनकाल। तो शासनकाल इनका रहता है 1562 से लगा करके 1581 ईस्वी तक। ठीक है, 1562 से 1581 ईस्वी तक। छोटी मोटी सी जो जीवन परिचय से संबंधित जो बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। जीवन परिचय में देखें तो इनका जन्म होता है कब? 1541 ईस्वी को। 1540 में किसका? अपने राणा प्रताप का। और 1541 में होता है राव चंद्रसेन का। ठीक है, राणा प्रताप मेवाड़ के। पिता का नाम देखें, पिता राव मालदेव। कौन? मालदेव। माता का भी देख लेते हैं। माता का है झाला रानी, झाला रानी स्वरूप देव, स्वरूप देव। ठीक है, और इसके बारे में देखें तो ये सबसे छोटा बेटा था। इससे पहले इसके बड़े भाई थे राम, उदय सिंह, राम सिंह कर लो, राम करो राम सिंह कर लो। ठीक है, उदय सिंह और चंद्रसेन। ठीक है, एक और वो लिख लो, रायमल। ये इसके बेटे थे। और राव मालदेव की इच्छा थी कि उसका जो अगला उत्तराधिकारी है या अगला राजा है वो कौन बने? चंद्रसेन। ठीक है, तो फिर बाकी वाले भाइयों को भी राजी करना जरूरी था मालदेव के लिए। अगर बाकी वालों को भी कुछ रियासतें वगैरह ना दी जाती तो वो भी तो फिर लड़ते झगड़ते। आखिर वो लड़ाई झगड़ा तो वो शुरू होना ही था इनके बीच में, लेकिन इनको कुछ रियासतें दी गई थी। इनको दी गई थी गुंदोज। ठीक है, राम सिंह को गुंडोज नामक एक रियासत थी वो इनको दे दिया गया था, परगना समझ लो उसको। उदय सिंह को फलोदी, फलोदी का शासक बनाया गया था उदय सिंह को। और चंद्रसेन को जोधपुर का, ये तो प्रमुख राजा। और रायमल को अपने सिवाना की जागीर दी गई थी। अब देखो कि जब चंद्रसेन शासक बनते हैं और मालदेव ने कह दिया कि भाई चंद्रसेन बनेगा, तो इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी कि भाई जो मालदेव की जो पत्नी है ये स्वरूप दे, इससे थोड़ी ज्यादा बनती होगी। और दूसरी तरफ देखें तो चंद्रसेन है वो बाकी भाइयों से थोड़ा सा राजकाज के कार्य में अच्छा होगा
और जो भी कामकाज करने में है या फिर जो युद्ध कौशल वगैरह में है वो चंद्रसेन थोड़ा सा आगे बढ़ता होगा, इसलिए जो मालदेव ने है अगला शासक किसको बनाना चाहा, चंद्रसेन को। ये सब देखने के लिए इन जो बाकी वाले भाई थे ये थोड़े से गुस्सा हो गए थे चंद्रसेन से, और इसका क्या कर दिया था, विद्रोह, कि भाई हम चंद्रसेन को राजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये संघर्ष भी करते हैं, और इन चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध भी होता है। फलोदी के अंदर एक जगह का नाम है लोहावट, ठीक है, और ये युद्ध है वो लोहावट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, लोहावट का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर राव चंद्रसेन है वो जीत जाते हैं, और राव चंद्रसेन है उदय सिंह को भगा देते हैं। उदय सिंह वापस फलोदी की तरफ आ जाते हैं, और अगले जो शासक है वो कौन बन जाते हैं, चंद्रसेन। चंद्रसेन के शासक बनने के बाद 1562 ईस्वी के अंदर जो राव चंद्रसेन है वो शासक बन जाते हैं। और इसके शासक बनते ही ये जो राम सिंह है ये थोड़ा सा इससे गुस्सा होकर के और एक दूसरे भाई साहब से मिलने चला जाता है, और उसका नाम होता है अकबर, ठीक है। किसकी शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, सबसे बड़ा बेटा मैं था मालदेव का, और मालदेव ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, और हमारे राजपूतों के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि भाई जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही शासक बनता है, ठीक है। बाकी मुगलों में क्या उल्टा सिस्टम था कि जो शक्तिशाली होगा वही शासक बनेगा, लेकिन यहाँ पर अपने राजस्थान की थोड़ी सी अलग ही रस्में थी, और उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही उत्तराधिकारी बनता था, अगला शासक। लेकिन जो राम सिंह ने कहा कि भाई मेरे को तो राजा बनाया नहीं, मैं बड़ा बेटा था और चंद्रसेन को बना दिया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अकबर तो इसी फिराक में बैठा था भाई। अकबर क्या सोच रहा था, अकबर यही सोच रहा था कि क्या कोई ना कोई ऐसा शासक राजस्थान में जो मेरे पास आए और मेरे से सहायता मांगे, और तो मैं कुछ न कुछ करूं और धीरे धीरे राजस्थान के अंदर घुसने की कोशिश भी करूं, ठीक है। तो राम यहाँ आ गए शरण में। तो अकबर ने फटाफट अपना एक सेनापति था जिसका नाम था हुसैन कुली खां। क्या नाम था, हुसैन कुली खां। इस हुसैन कुली खां को आदेश दिया और कहा कि भाई आप जाओ और जोधपुर के ऊपर अटैक कर दो। जोधपुर के ऊपर अटैक करने का इसका एक और कारण था कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार करके जब आया था राजस्थान के अंदर, तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी। सहायता का आश्वासन दिया था कि भाई हुमायूं की मैं सहायता करूंगा, लेकिन उसके एक कोई गुप्तचर था या फिर किसी के कहने के ऊपर मालदेव ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी और हुमायूं यहाँ से चला गया था। तो ये भी अकबर को एक थोड़ा सा गुस्सा था मालदेव के ऊपर कि भाई मालदेव के जो चंद्रसेन को शासक बनाया है, तो अकबर का भी गुस्सा था। तो उसने हुसैन कुली खां को कहा कि तू जा जोधपुर के ऊपर कब्जा कर ले या जो चंद्रसेन को अधीन कर ले। तो हुसैन कुली खां अपनी सेना लेकर के कहाँ आता है, जोधपुर आता है। और जो राव चंद्रसेन है वो हुसैन कुली खां से युद्ध नहीं करते हैं, ठीक है, युद्ध नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई युद्ध से पार पड़ेगी नहीं, तो ये जो राव चंद्रसेन है वो भादरा-जून की तरफ चले जाते हैं। कहाँ, भादरा-जून जो जालोर के अंदर एक जगह पड़ती है भादरा-जून, वहां चले जाते हैं, वहां पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं और इससे युद्ध नहीं करते हैं। इसके बाद हुसैन कुली खां जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लेता है, जोधपुर को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। और जो चंद्रसेन है वो भादरा-जून में रहते हैं। थोड़े टाइम बाद होता क्या है, कुछ ही समय बाद 1570 ईस्वी के अंदर ये देखो हुसैन कुली खां ने 1564 ईस्वी में क्या किया है, जोधपुर के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन 1570 ईस्वी के अंदर होता है एक जो अकबर है वो आता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कहाँ आता है, राजस्थान में 1570 ईस्वी। 1570 ईस्वी के अंदर राजस्थान आते हैं और ये अजमेर आते हैं। अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जियारत के लिए आते हैं ये, और वहां से सीधा ये कहाँ आते हैं, नागौर, ठीक है। नागौर दरबार लगाते हैं ये 1570 के अंदर। 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाते हैं, और नागौर दरबार लगाया था उस टाइम राजस्थान के अंदर थोड़ा सा अकाल पड़ा हुआ था और जो जनता है वो भी थोड़ी परेशान थी। तो फिर अकबर ने सारे राजाओं को नोटिस भेजे, भाई चिट्ठियां पत्र भेजे और कहा कि आप सबको भाई नागौर में आना है, मैं यहाँ आया हुआ हूँ और जो यहाँ की जनता के जो भी दुख दर्द है उसके बारे में बात करूंगा, और अकाल के बारे में, अकाल के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो सबको पत्र लिखे और नागौर दरबार 1570 में लगाया गया। कहाँ पर, नागौर के अंदर। तो सारे शासक गए, जैसलमेर के हर्राज गए, बीकानेर के कल्याणमल गए, और जोधपुर से अपने चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था उदय सिंह वो गया, राम गए। राम सिंह तो पहले से गया हुआ ही था, लेकिन उदय सिंह भी गया नागौर दरबार के अंदर। और भादरा-जून से कौन, चंद्रसेन भी गए।
अब भले की बात देखो यहाँ पर कि चंद्रसेन वहां नागौर दरबार के अंदर जाते हैं, लेकिन वो अकबर से कोई बातचीत नहीं करते हैं, वहां से सीधा वापस लौट जाते हैं। और ये जो जैसलमेर के हरराज है, उदय सिंह है, राम है, और बीकानेर के जो कल्याणमल वगैरह है, इन सभी ने क्या वहां पर क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। उन सब ने क्या अकबर से संधि कर ली। बाकी मेन उद्देश्य ही उसका क्या था अकबर का, अपने जो राजस्थान के राजाओं को अधीन करना था, ठीक है, या अधीनता स्वीकार करवाना था। और लगाया क्यों था, अकाल राहत कार्य के लिए लगाया क्यों था, अकाल राहत कार्य के लिए लगाया था। लेकिन उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, जो राजस्थान के जो शासक थे उनको अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन अकबर को उस टाइम गुस्सा आ गया। गुस्सा कब आया कि जब राव चंद्रसेन है वो अधीनता स्वीकार किए बगैर ही वहां से लौट गए, भादरा जोन की तरफ लौट गए वापिस। तो अकबर को गुस्सा आ गया और उसने वापिस शाहबाज खान के नेतृत्व के अंदर वापिस जो भादरा जोन की तरफ है ना, भादरा जोन की तरफ अटैक करवाया कि जाओ उस चंद्रसेन के ऊपर वापस अटैक करो, उसको हराओ। भाई वो ऐसे कैसे जा सकता है भाई, उसको भी ठेस पहुंची अकबर को भी कि भाई इतना मैं भाई पूरे भारत का बादशाह यहाँ आया हूँ और मेरे से बातचीत किए बगैर ही चंद्रसेन वापस लौट गया। तो फिर शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। तो भादरा जोन होता क्या, चंद्रसेन वहां भी उसको हाथ नहीं आते हैं। चंद्रसेन वहां से कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है। कहाँ, सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, ठीक है, जालोर दुर्ग की कुंजी कह सकते हैं सिवाना को। और फिर शाहबाज का सिवाना के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर ये पीपलूद चला जाता है। कहां पर, पीपलूद। अब पीपलूद से होते होते पहाड़ियों में ही ये डेरा डालते हैं, हाथ नहीं आते हैं मुगलों के और आगे से आगे चले जाते हैं। और पीपलूद के बाद ये चले जाते हैं सारण की पहाड़ियों के अंदर, सारण की पहाड़ियों में। और ये पहाड़ियां कहाँ है, पाली के अंदर है। कहां पर है, पाली के अंदर। और यहाँ पर एक जगह का नाम है सिंचियाई। क्या नाम है, सिंचियाई। इस सिंचियाई जगह पर ये थोड़े दिन रहते हैं। और यहाँ पर जो इनके साथी है कुछ जो मतलब लड़ने के फिराक में थे नहीं और अब भाग भाग के बेचारे थक चुके थे, वो इसको जहर देकर के यहाँ पर मार देते हैं, ठीक है, राव चंद्रसेन को। और आजीवन ये मतलब मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की थी और न ही मुगलों से इन जो चंद्रसेन ने प्रत्यक्ष युद्ध किए थे, कोई युद्ध वगैरह इन्होंने नहीं किया था और जो अधीनता भी स्वीकार नहीं की थी। और इस कारण इस जो अपने राव चंद्रसेन को कुछ उपाधियां भी दी गई है। राव चंद्रसेन को राजस्थान अपने जो मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और भूला बिसरा शासक कहा जाता है, भूला बिसरा शासक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो तीन उपाधियां है। अब मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी क्यों, कि जो भी रास्ता जो राव चंद्रसेन ने अपनाया था वही रास्ता किसने अपनाया था, राणा प्रताप ने अपनाया था, इसलिए प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। या फिर जो चंद्रसेन के पद चिन्हों पे चले थे कौन, राणा प्रताप, इसलिए भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। भाई राव चंद्रसेन को भूला बिसरा, यानी कि इतिहास के अंदर इसको वो जगह नहीं दी गई है जो दूसरे शासकों को दी गई है या राणा प्रताप को दी गई है। हालांकि इसने मुगलों की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजस्थान का जो प्रथम शासक जो जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अगर उनका नाम लें तो भी राव चंद्रसेन ही है, ठीक है। और इसलिए इतिहास के अंदर इनको कोई खास जगह नहीं दी गई है जो राणा प्रताप को दी गई है। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि राणा प्रताप के बाद तो अगला शासक उसका बेटा बना था अमर सिंह, लेकिन राणा अपने जो राव चंद्रसेन है इसके पीछे इसका जो पुत्र है वो राजा नहीं बना था। कौन बना था, इसका भाई बना था, जो बड़ा भाई था राव अपने जो राव उदय सिंह, वो बने थे। और जिसको इतिहास के अंदर मोटा राजा उदय सिंह भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए अपने चैनल के साथ और मिलते हैं कुछ समय बाद। बाकी जो भी है जुड़ जाइए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह करते रहिए, अपना ही चैनल है और क्या, ठीक है। ओके, धन्यवाद।